झारखंड आंदोलन के प्रणेता, झारखंडी अस्मिता के गौरव स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी की 102वीं जयंती आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय हरमू में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनकी स्मृति में 102 दीप प्रज्वलित कर उनके अमर योगदान को नमन किया गया। साथ ही उनके सुपुत्र एवं झारखंड अस्मिता के सशक्त प्रहरी, आजसू पार्टी के पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद एवं विधायक स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी की जयंती पर भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुदेश कुमार महतो ने कहा कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी ने मजदूर वर्ग, विस्थापितों और वंचित समुदाय को संगठित कर पढ़ो और लड़ो जैसे क्रांतिकारी नारे के साथ झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी। उनका संघर्ष केवल राज्य निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सामान्यपूर्ण एवं बौद्धिक झारखंड के निर्माण का सपना था। स्वर्गीय राजकिशोर महतो जी ने अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक और राजनीतिक चेतना को मजबूत किया। उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जबरन विस्थापन, रोजगार की कमी और सरना धर्म कोड, PESA कानून व ST वर्ग के अधिकारों पर मौन नीति सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाती है। जिस तरह कोटशिला में हालिया रेल ठेका आंदोलन के दौरान बंगाल पुलिस ने निर्दोषों पर अत्याचार किया, वह लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान सरकार समाज को बांटने और हक से वंचित करने की राजनीति कर रही है। झारखंड की कल्पनाओं को त्रिस्तरीय ताकत देने वाले व्यक्तित्व को उनके जीवन के 102 वर्ष की जयंती के पर अपनी ओर से अपना श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वर्तमान झारखंड और झारखंड के तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता या पूरा जनगण अपने प्रदेश के अंदर इनके नेतृत्व, इनके चिंतन, इनकी दूरदृष्टि को आत्मसात करते हुए झारखंड की बेहतरी की कल्पना, झारखंड राज्य के सपनों को साकार करने या उसके मायनों को यथावत रूप से राज्य के अंदर समग्र लोगों के बीच में स्थापित करने की पहल संभव हो सकती है। हमेशा आज का दिन हमारे जहन में नए क्रांति के स्रोत इस लक्ष्य को छूने के लिए तैयार करता है और हम कोशिश करते हैं कि इस ऐतिहासिक दिन में हम ऐसे शख्स और इनके व्यक्तित्व को न केवल चर्चा का विषय बनाएं, बल्कि अपने राजनीतिक जीवन की शैली में या कर्तव्य में उसे शामिल करते हुए उस व्यक्तित्व को आने वाले समय हमेशा लोगों के जहन में यादगार बनाने की कोशिश होती है। कल कोटशिला में थे आप? कोटशिला जाना चाह रहे थे, लेकिन बंगाल पुलिस ने आपको रोक दिया। कारण था आप लोगों ने क्या था? 2 आयोजन थे वहां पर। पहला एक झारखंड आंदोलनकारी हमारे 4 शहीद इस धरती पुत्र के शहादत दिवस था। दूसरा 20 तारीख के सामाजिक कार्यक्रम में कोटशिला स्टेशन में घटित घटना और उसके बाद गांव में, आसपास के गांवों में जो बंगाल पुलिस, बंगाल सरकार का अत्याचार जो हुआ, वैसे घायल लोगों का और ऐसे परिवार जिन्हें अरेस्ट किया गया है, उनसे मिलने के लिए जाने का कार्यक्रम हमारा था। और ये पूर्व सूचना मैंने वहाँ के शासन को दे दिया था और उसी अनुरूप हम वहाँ पर प्रस्थान किए थे। लेकिन अचानक से मेरे जालदा पहुँचने पर वहाँ का स्थानीय प्रशासन की सूचना आती है और वहाँ के DSP रैंक के पदाधिकारी आते हैं और कहते हैं कि इससे आगे आपकी यात्रा नहीं हो पाएगी, आप उनके 100 जनों से और उस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते। जब उनसे इस विषय पर किसी आदेश की इच्छा व्यक्त की गई, भाई किस आदेश के तहत, किस नियम के तहत आप
हमें वहाँ पहुँचने नहीं देना चाहते हैं, तो उनका कोई ठोस जवाब नहीं था। इसलिए हमने उस तत्काल उनको कहा भी था कि यहाँ मौखिक सरकार चलता है, कि डीएसपी अगर वहाँ मौखिक रूप से कुछ कह रहे हैं तो वो गवर्नमेंट का आदेश है। फिर मैंने कहा कि आपके सीनियर से आप बात करिए। मैंने भी व्यक्तिगत रूप से और हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी ने भी बात किया। फिर उन्होंने हमारे कोटशिला मुख्यालय तक, अपने पार्टी मुख्यालय तक जाने की इजाज़त दी। फिर वहीं पर हमने अपने आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित किया और परिजनों जो वहाँ पहुँच पाए उनसे मिलकर जो व्यथा थी उनको सुनने का काम किया। जिस बर्बरता से बंगाल सरकार ने काम किया है वो कल्पना से परे। महिलाओं के साथ अत्याचार, बच्चों के साथ अत्याचार, घर से निकालकर उनके साथ मारपीट करना, निर्दोषों को उठाकर जेल में डालना, शायद ये अब उनका नियति बन चुकी है। और इसका नियति का एक रूप 20 तारीख को हम सभी लोगों ने देखा है, दुनिया ने देखा है। हम इसकी निंदा करते हैं, और निंदा करते हैं। और मैंने कहा है कि सरकार तय करे कि किस दिन हम अपने परिजनों से, घायल परिवारों से, निर्दोष लोगों से हम मिलेंगे। मेरा कार्यक्रम नित्यदिन वहां के लिए प्रेषित रहेगा और हम जाएंगे, हम लोगों से मिलेंगे। मैंने कल भी कहा था कि केस, मुकदमे, जेल, लाठी गोली से किसी आंदोलन को न पहले दबाया गया है न आगे दबाया जा सकता है। कोटशिला आंदोलन की धारा रही है, कई इतिहास आंदोलन के उनसे जुड़े हुए हैं। मैं आसपास के सभी लोगों को उनके साहसिक जो उनका कैरेक्टर है, चरित्र है, उसको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और यह संघर्ष भविष्य में और जारी रहेगा। ये तैयारी वहाँ के लोगों का है। दादा, झारखंड में कुर्मियों का इतना बड़ा आंदोलन, लेकिन कहीं भी कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी क्या तो महागठबंधन साथ नहीं खड़ी हुई समाज। ये मुझसे ज्यादा उस गठबंधन के और उस पार्टियों के प्रमुख लोगों से आपको चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने दलीय, अपने विधान में लंबे समय तक इस बात की चर्चा करती रही है। इस संदर्भ में उनका चर्चा रहा है और वो सहमति जारी की। अपने महाधिवेशनों में ये संकल्प है उनके शीर्ष नेता आदरणीय गुरु जी का भी इस संदर्भ में न केवल राय है बल्कि इसके पक्षधर में से 2019 में भी मैंने एक इस संदर्भ में भारत सरकार को लिखी गई एक चिट्ठी, आप लोगों ने भी इसको गौर किया हो। जिस समय 2019 के तत्कालीन विपक्ष के नेता के हैसियत से वर्तमान राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री, उन्होंने सबसे ऊपर सिग्नेचर किया है, मतलब सहमति दिया है। अब वर्तमान में क्या ये पार्टी गुरुजी की पार्टी और उनके निर्णयों के साथ है, या 2019 के अपने इस समाज के पक्ष में दिए गए हस्ताक्षर वर्तमान मुख्यमंत्री 2019 और 24-25 में उनका बेसिक कैरेक्टर इस समाज को लेकर बदला हुआ है। ये सारे प्रश्न हैं और समाज, ये राज्य और लोग ये जानना चाहेंगे, ये पक्ष जानना चाहेंगे। कांग्रेस का भी वही है। यूं तो इतना बड़ा दर्द देने वाली कांग्रेस ही है और स्वीकार करने वाले भी हैं। जिस सूची की बात होती है या फिर जिस सूची से हटाने की बात होती है वो काल कांग्रेस का था। और उस समय जब इसे हटाने की बात और चर्चा लोकसभा के अंदर आई तो तत्कालीन 17 पार्लियामेंट मेंबर ने इस विषय को उठाया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इसे लिपिक भूल कहकर हाउस के अंदर जवाब दिया। अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है जो पूर्व में इस विषय के परिविकार रहा कर
लेकिन उनकी मौन अब इस किस बात की ओर इशारा कर रही है? पूरी पार्टी मौन क्यों है? ये सारे प्रश्न उनके लिए हैं, जनता भी पूछेगी और मुझे लगता है कि आपको भी उनसे इस विषय में स्पष्ट आना चाहिए कि उनका मत समय समय पर बदलता है। आवश्यकता के हिसाब से राजनीतिक दल अपने निर्णय लेते हैं, लेकिन ये विषय आवश्यकता के अनुसार नहीं है। ये विषय लंबे समय से संघर्षरत एक समाज का जो अधिकार है उसे पुनर्स्थापित करने की पहल है। आपकी दादा, पार्टी एक के तरफ आप लोग भी साथ- आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एसटी समाज भी आंदोलन में है और ये कह रहा है कि कुर्मी को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। देखो, इसको तो ये लड़ाई किस तरफ जाएगी फिर? नहीं, इसको बड़ा ही गंभीरता से आप सभी को देखना पड़ेगा। आप जो लोग इस संदर्भ में जानते हैं, जो संदर्भ में चिंताएं करते हैं, मैं इसको आपको रिपीट किया था, आप सुने होंगे, मैं कई बार कहा, किसी के इच्छा मात्र से अनुसूचित जनजाति में किसी का नाम शामिल हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। उसके अपने तर्क तथ्य हैं, उसके आधार पर ही कोई दलील कोई दे सकता है या बात कर सकता है। भारत की आजादी के पूर्व के जो तथ्य हैं, जो बजट है, वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि यह समाज पूर्व में किस पोजीशन पर था, क्या अवस्था में था, किस श्रेणी में था, और उसके बाद जब 50-51 में इसे किस श्रेणी में रखा गया है। ये समाज वही मांग करता है, ये कोई काल्पनिक मांग है ही नहीं, और समाज इसी के लड़ाई करता है। और मुझे लगता है कि सारे बड़े लीडर, मैं अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, सारे बड़े लीडर जिनको राज्य की समझ, लोगों की समझ, समाज की समझ थी, वो सारे लोग इन तथ्यों से वाकिफ हैं। और कोई भी जब भी निर्णय आएगा, तथ्यों के आधार पर ही निर्णय होगा। इसलिए किसी की क्षति या किसी का नुकसान इसका मकसद नहीं है। अपने सांस्कृतिक, अपने पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए एक समाज सामने आकर अपने अधिकार की मांग करता है। आजसू पार्टी ने मुंडा जी की सरकार में एक पहल हुई थी इसको लेकर। 2004 में पहली बार लंबे समय के बाद विधानसभा के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित एक प्रस्ताव हमारा गया था। वो प्रस्ताव था, उस समय मुंडा जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश में। आजसू को लगता है नुकसान ज्यादा झेलना पड़ा तो क्योंकि बहुत सारे जो आदिवासी नेता हैं वो आजसू इसके बाद पार्टी ये को राम रंग गांधी कि आजसू पार्टी जो है कुर्मियों की पार्टी होकर रह गई है। ये ऐसा कभी हमारा संगठन और हमारा संगठन, हमारी पार्टी, हमारा ऐसा कभी कोई एक विषय, एक समाज को लेकर निहित नहीं है। हम संघर्ष के दौर में भी और राजनीतिक दौर में भी बहुआयामी समाज का नेतृत्व करने वाले ये संगठन है, जहां सभी के लिए अपनी बात रखने का अधिकार है। और आप देखेंगे कि हमारा जो बेसिक लाइन था, हमारा पंच लाइन होता था, जब हम डेवलपमेंट को फोकस करके जब हम काम करते थे, तो पार्टी ने शिक्षा, हरियाली और विकास, ये हमारा नारा था। हमने वक्त के साथ राज्य और राज्य के सामाजिक हालात को ध्यान में रखते हुए सोशल जस्टिस पर हम लोगों ने चर्चा किया पार्टी के अंदर, और सामाजिक न्याय को टेक लाइन तैयार की। तो इसका केवल टेक लाइन नहीं है, हमारे पार्टी में पूरे राज्य भर में जितनी भी रीजनल या राष्ट्रीय पार्टी है, केवल अपना संगठन है जहां इन विषयों पर चर्चा होती है, बात होती है। और हमने इसको अपना संविधान का अंग बनाया कि ऐसे छूटे हुए समाज के पक्ष में पार्टी को खड़ा होना, ये हमारा निर्णय है और हम लोग इस पे खड़े होते हैं। कोई काल्पनिक बातें समय समय पर उठने वाले विषयों पर ऐसे ही जाके खड़े नहीं हो जाते। कई पार्टियों के महाधिवेशन की शर्तें कुछ अलग है, यहाँ विषय कुछ अलग है। हमारा बिल्कुल महाधिवेशन में स्पष्ट है, और ये लगातार कई महाधिवेशनों से ये हमारा विधान का अंग है, और इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है और हम लोग इस पे संघर्षरत हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल, जीएसटी का जो 4 स्लैब था वो 2 स्लैब रख गया, जो रिफॉर्म आया है उसको कैसे देखते हैं? एक अच्छी पहल है, एक अच्छी पहल है भारत सरकार की, जिसको लेकर वर्तमान अर्थव्यवस्था पर एक तो बड़ा चिंता का विषय था, लेकिन भारत सरकार ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला, बल्कि आम गरीब लोगों के ऐसे विषय
जो उनके रोजमर्रा जीवन में उपयोगी विषय से लेकर उनके उपभोग और भौतिक विषयों पर भी एक बेहतर उत्सव का स्वरूप देते हुए जीएसटी में छूट दिया है और एक बड़ी छूट और बड़ा अंतर आया है, जिसे आम गरीब को अपने भारत के अंदर में जो अपना जीवन को सफर करने में, जीवन को आगे ले जाने में और जीवन के कई भौतिक चीजों से खुद को कनेक्ट करने में, जोड़ने में, अपने आंगन में लाने में उनको बेहतर सुविधा होगी। ये तैयारी भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने किया है। सरकार ने 2019 में यहाँ के यूथ के लिए एक जुमला लेकर आई और कहा कि साल में 25 लाख लोगों को हम नौकरी देने का काम करेंगे। 5 लाख करके 5 लाख था ना साल में, 5 लाख करके 5 साल के अंदर 25 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। ये सरकार का कथन। 2022 ऐसा वर्ष आया जिसको नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषणा किया गया। इसी सरकार ने, पिछली सरकार, इन्हीं की सरकार, यही गठबंधन, जिन्होंने एक साल को पूरा डिक्लेयर किया कि 2022 नियुक्तियों का वर्ष होगा। और मैंने चुनाव के अंत में विधानसभा के अंदर और बाहर भी आपको मैंने गिनती करके बताया था, ये सरकार 10,000 सरकारी नौकरी देने में भी सफल नहीं हुई। ये सरकार फिर आगे आई, फिर घोषणा हुआ। इस घोषणा में वो आंकड़ा घटा है, लेकिन आंकड़ा विद्यमान है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ नौकरियां, जहां पर लाखों में खाली पद है, लेकिन नौकरियां सैकड़ों पे कहीं कहीं पर आपको दिखाई देती है और मंच सजता है और वहीं पर उत्सव पे मुख्यमंत्री, यहाँ के मंत्री शामिल होते हैं और खुद की शाबाशी, खुद का पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। जो जिस प्रदेश के अंदर में 6, 7, 8 साल से और पूर्व में 2-3 साल कोविड के वर्ष रह गए, अगर इतने लंबे समय से नियुक्तियां ना हो, हर साल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे पास आउट करके इस बात का इंतजार करें कि सरकार का कब वैकेंसी आएगा, हम भरेंगे और हम अपना भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। ऐसे सपने पालने वाले नौजवानों का भविष्य आज अंधकारमय है और ऐसे बेटों पर, बेटियों पर सपना देखने वाला माँ बाप भी आज निराश बैठे हुए हैं। ये प्रदेश का हाल है।